गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन कैलकुलस ऑन बीटेक मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो जो टॉपिक आते हैं उन पे हम वीडियोस बनाएंगे और एक प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है ये, तो इसको समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखते क्या होता है। तो जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा यहाँ पे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है? z। तो ये z जो है हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या मतलब है? इसमें एक रियल वेरिएबल होगा और एक इमेजिनरी वेरिएबल होगा। एक कॉम्प्लेक्स हमारा नंबर एक होता ही यही है कि रियल टर्म एंड इमेजिनरी टर्म। तो इसमें ये रियल है और ये इमेजिनरी है। z हमारा कहलाता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इसका मतलब है हम कॉम्प्लेक्स जो वेरिएबल है ये, इस पे हम सारे हम प्रोसीजर और जो टॉपिक है हम करेंगे। जैसे कंटिन्यूटी है, एनालिसिस के अंदर हमारा आ जाता है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन। ये तीनों किस पे? ये एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे। अब तक हम रियल वैल्यूज पे सब करते आए हैं, अब कॉम्प्लेक्स एंटिटीज पे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे हम ये सब परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में जो z है ये और कुछ जान लेते हैं आगे। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जैसे हमने बात करी है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो बहुत बच्चे सोचते हैं ये कि ये y प्लस आई एक्स भी हो सकता है क्या? मतलब ये तो वेरिएबल है, कहीं भी अप्लाई करो। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम इसको प्लेन में देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को, तो x जो होता है हमारा रियल एक्सिस कहलाता है हमारा। तो ये हमारा रियल एक्सिस कहलाएगा x, और y जो है इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है। इसलिए i इमेजिनरी पार्ट में हमेशा y ही रहता है। x प्लस आई वाई ही इसकी फॉर्म होती है z की। अब ये बात तो ये हो गई। अभी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो इसका z कॉन्जुगेट z बार होगा x माइनस आयोटा y। तो अगर हम z प्लस z बार करेंगे तो x प्लस x और ये प्लस आई वाई माइनस आई वाई कैंसिल आउट, तो सिर्फ 2x बचेगा। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आई है z प्लस z बार ओवर 2। और अगर हम z माइनस z बार करेंगे तो इस बार x कैंसिल आउट, तो बचेगा सिर्फ आई वाई, 2 टाइम्स आई वाई। तो y की वैल्यू हमारी हो जाती है z माइनस z बार ओवर 2 टाइम्स आई। ये हम ऐसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में भी डिटेल में पढ़ रहे हैं क्या क्या टर्म्स होगी। तो ये हमारी इसमें y की वैल्यू आती है और ये हमारी इसमें x की वैल्यू आती है, ये ओवर 2 है। अब हम अगर मॉड z देखें, मॉड z होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का होता है मॉड अंडर रूट ऑफ ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड z का स्क्वायर हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। ये मॉड z स्क्वायर है। तो यहाँ से मॉड z स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई, ये हमारा z था, और ये इंटू z कॉन्जुगेट, ये z बार, ये हमारी ये वैल्यू आई है। अब एक बार ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है हमारा z, जिसकी वैल्यू है x प्लस आई वाई, इसका पोलर फॉर्म भी देख लेते हैं। पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हम कैसे लिख सकते हैं? पोलर फॉर्म में करने के लिए हमेशा हम x को लेते हैं r cos थीटा और y को लेट करते हैं r sin थीटा। तो z की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी r, और मैं कॉमन ले लूँ अगर r यहाँ से, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हमारा होता है e टू द पावर आई थीटा। तो ये हमारी आ गई z की वैल्यू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो है पोलर फॉर्म में। मॉड z यहाँ से हम देखेंगे तो r जो है वो एक रियल नंबर है, तो मॉड r, और यहाँ पे मॉड ऑफ e टू द पावर आई थीटा। e टू द पावर आई थीटा क्या है? ये चीज़ है। तो यहाँ पे फिर से मॉड के लिए यहाँ पे रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। तो मॉड z सिर्फ मॉड ऑफ r होता है यहाँ पे।
ये थी हमारी जनरल नॉलेज या इंट्रोडक्शन कह लीजिए हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए। अब हम चलते हैं पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारा होता है एफ जेड। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है हमारा एफ जेड। इसमें भी एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट भी हमारा एक फंक्शन है किसका, एक्स वाई का, और प्लस इमेजिनरी पार्ट भी हमारा एक फंक्शन है किस चीज़ का, एक्स वाई का, वी ऑफ एक्स वाई। एफ जेड इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई फंक्शन है, ये रियल है। एंड आई वी भी एक फंक्शन है एक्स वाई, तो ये इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, ये रियल पार्ट कहलाएगा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया। इसी फंक्शन पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे और इंटीग्रेशन वगैरह भी सब इसी पे अप्लाई करेंगे। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के एनालिटिसिटी पे। तो एनालिटिक फंक्शन देखते हैं क्या होता है। अब एनालिटिक फंक्शन हम समझेंगे क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन, तो एनालिटिक फंक्शन की मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी है, इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि एनालिटिक फंक्शन को हम रेगुलर फंक्शन या फिर होलोमॉर्फिक फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ये इनमें से किसी भी नाम से दिया जाए तो इसका मतलब एनालिटिक फंक्शन ही कहना चाहते हैं वो। तो अ फंक्शन एफ जेड इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन एट अ पॉइंट if it is differentiable at that point and all its neighboring point। तो एक पॉइंट पे अगर एक फंक्शन को पूछा गया है कि क्या ये एनालिटिक है, तो उस पॉइंट पे वो एनालिटिक तब होगा जब वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा और उसके नेबरिंग पॉइंट्स पे भी डिफरेंशिएबल होगा। अब नेबरिंग पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक पॉइंट है यहाँ पे ए, तो इसके सारे क्लोज पॉइंट्स पे, जैसे ए प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा, तो इसके सारे क्लोज नेबरिंग पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो उस पॉइंट पे ये एनालिटिक कहलाता है। ऑल्सो इट शुड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशंस। तो हमारे पास कॉशी रीमान इक्वेशन होती है, उस पर मैं आऊँगा अभी, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये भी बात ज़रूरी है कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए और उसके नेबरिंग पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अगर ये तो रहा एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की, और अगर एक पूरा डोमेन है, इस डोमेन पे अगर एनालिटिक होना है फंक्शन, तो इसके अंदर के सारे पॉइंट्स पे वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और सी आर इक्वेशंस तो सेटिस्फाई करना एक बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है। तो इससे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम कंक्लूड करते हैं, जो ये है कि एनालिटिक फंक्शन जो होता है, एनालिटिक फंक्शन होगा वो हमेशा सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो भी फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करे वो एनालिटिक होगा। क्योंकि क्या होता है कि कुछ फंक्शन जो होते हैं वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं लेकिन वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होते, तो इसलिए वो एनालिटिक नहीं कहलाएंगे। लेकिन जो फंक्शन एनालिटिक है वो सी आर इक्वेशन तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम बात करते हैं सी आर इक्वेशन की। तो सी आर इक्वेशन बढ़ते हैं। तो सी आर इक्वेशन की फुल फॉर्म होती है कॉशी रीमान इक्वेशन। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है एफ जेड, जो होता है यू प्लस आई वी, तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो ये हमारा रियल फंक्शन, रियल पार्ट है इसका, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इस कॉशी रीमान इक्वेशन क्या होती है, जो रियल पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल होता है डेल वी ओवर डेल वाई के। यानी रियल पार्ट को अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो इक्वल होगा, अगर इमेजिनरी पार्ट को हमने जो वी है उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करा है वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया एक चीज़। और डेल यू ओवर डेल वाई होगा माइनस ऑफ डेल वी ओवर डेल एक्स। तो ये दोनों ही कहलाती है सी आर इक्वेशन या कॉशी रीमान इक्वेशन, जो हमारे सारे क्वेश्चन में यूज़ होगा। फंक्शन दिया होगा जिसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट हम अलग करेंगे, फिर उसमें ये कॉशी रीमान इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। तो अब हमने सी आर इक्वेशन में देख लिया, एनालिटिक फंक्शन में देखा है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं एनालिटिक फंक्शन के ऊपर। तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने
कि हमारे पास एफ जेड दे रखा है 2 टाइम्स x y × x + iy/x² + y²। ये हमारा एफ जेड फंक्शन है। कब? जब z नॉट इक्वल टू 0 है और z इक्वल टू 0 यानी f0 पे ये फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह का आ सकता है कि चेक करो ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो उसमें हमें क्या करना होगा, CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है दिखाना होगा, और दूसरा हमें दिखाना होगा, एक पॉइंट दे रखा होगा कि इस पे एनालिटिक चेक करना है। जैसे एट ओरिजिन ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि ओरिजिन पे चेक करो ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो उस ओरिजिन पॉइंट पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और CR इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी ये एनालिटिक होगा। ये दूसरी तरीके से आता है कि ये फंक्शन जो है ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो लेकिन एनालिटिक नहीं है, तो ये दिखाओ कि ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो हम देखते हैं। अब इस फंक्शन के हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग लिख लेते हैं, u और v। तो इसको u + iv की फॉर्म में हम बनाते हैं। तो i वाली टर्म्स अलग कर लेते हैं और रियल वाली अलग कर लेते हैं। तो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x² + y टाइम्स 2xy² + y²। तो ये बन गया हमारा u और ये बन गया हमारा v। अब हम CR इक्वेशंस यूज़ करेंगे, जो होता है हमारा del u/del x = del v/del y, और दूसरा जो होता है del u/del y = -del v/del x। तब लेकिन यहाँ पे हम जो हमारा यूजुअल वे होता है पार्शियल डिफरेंशिएट करने का वो नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो डेरिवेशन फाइंड करने का होता है वो यूज़ करेंगे। वो यहाँ पे इजी रहता है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएट करने में यहाँ पे हमें बहुत टाइम जाएगा। तो मैं सिखाता हूँ आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से जो हम डिफरेंशिएट करते हैं वो कैसे करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन जो यूज़ करते हैं हम, जैसे f' के लिए निकालते हैं अगर, तो वो होता है हमारा यहाँ पे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f(x + h माइनस f(x/h)। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। अब अगर हमें बोलते हैं कि अगर x = 0 पे डिफरेंशिएशन चेक करो डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो f'(0) में हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देते हैं। तो f(0 + h) फंक्शन में 0 रख देंगे x की वैल्यू पे, माइनस f(0/h)। तो इस मेथड से हम u और v का पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे हम जैसे del u/del x निकाल रहे हैं, तो ये होगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ, यहाँ पे तो सिर्फ फंक्शन x का था, अब यहाँ पे u जो है फंक्शन x और y दोनों का है। अब यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x में चेंज आएगा, यानी x + h और y एज इट इज रहेगा, माइनस f(x, y)/h। और अगर हमें बोले ओरिजिन पे निकालो, ओरिजिन क्या होता है, x = 0 y = 0, तो del u/del x क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f(0 + h, 0) माइनस f(0, 0)/h। और f(0, 0) क्या मतलब है, यानी x भी 0 y भी 0 और z हमारा होता है x + iy। इसका मतलब x भी 0 y भी 0, यानी f when z = 0 होगा। और f when z = 0 क्वेश्चन में दिया होता है, यहाँ पे 0 दिया है। और यहाँ पे सिंपली अगर del u/del y निकालेंगे, तो लिमिट k अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ, अब यहाँ पे x एज इट इज रहने देंगे। अब मैं सीधे दिखाई तो ओरिजिन पे, तो 0, यहाँ पे x एज इट इज रहने दिया है, यहाँ पे y + k यानी 0 + k माइनस f(0, 0)/k। तो हम क्वेश्चन में अब देखेंगे निकालना, तो आसानी से सीख जाएंगे। अब यहाँ पे u है, तो del u/del x, यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ, और ओरिजिन पे चेक करना है इस क्वेश्चन में,
तो 0 प्लस एच एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 कॉमा 0 ओवर एच। अब देखते हैं यहाँ पे हमें अप्लाई कैसे करेंगे इसे। तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0। अब यहाँ पे 0 प्लस एच यानी यू में यू फंक्शन की देख रहे हैं हम, एक्स की जगह एच रखो। तो एक्स की जगह हमने एच रखा और वाई की जगह 0 रखा। तो एक्स की जगह एच और वाई की जगह 0, तो ये टर्म बन गया 0। तो ये आ गया 0 माइनस एफ 0 कॉमा 0 यानी एफ एट जेड इक्वल टू 0 हमें 0 दे रखा है, तो ये भी 0 ओवर एच, तो ये बचा 0। अब डेल यू ओवर डेल एक्स, ये वैल्यू है हमारे डेल यू ओवर डेल एक्स की। अब डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू होगी हमारी लिमिट के अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ 0 कॉमा 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 कॉमा 0 ओवर के। लिमिट के अप्रोचिंग टू 0। अब यहाँ पे v, ये फंक्शन किसका है, v का। v में हमें वैल्यू पुट करनी है किसकी, x की जगह 0 y की जगह k। x की जगह 0 तो ये टर्म 0 और y की जगह k से भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटू 0 हो गया है, तो ये टर्म आ गई हमारी 0 माइनस एफ ऑफ 0 तो 0 दे रखे ओवर k, तो ये भी 0। तो इसका बहुत एडवांटेज रहता है, इसमें ज़्यादा टर्म 0 माइनस 1 1 ऐसे आ जाती रहती है, तो फिर कंपेयर करना इजी हो जाता है और ये आसानी से पार्शियल डिफरेंशिएट हो जाते हैं, वरना वैसे मुश्किल रहता है। तो ऐसे डेल वी ओवर डेल एक्स हमारा होगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 कॉमा 0 ओवर एच। तो ये वैल्यू हो गई। v में देखेंगे x की जगह h, y की जगह 0। x की जगह h, y की जगह 0, तो ये टर्म 0। तो 0 माइनस और एफ ऑफ 0 0 0 दिया हुआ है ओवर h, तो ये भी 0 आ गई। ये टर्म है डेल v ओवर डेल x की। और डेल v ओवर डेल y के लिए k अप्रोचिंग टू 0 है एफ ऑफ 0 कॉमा 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 कॉमा 0 ओवर के। तो ये टर्म भी यहाँ पे v में x की जगह 0 y की जगह k, x की जगह 0 तो ये टर्म 0 बन गई। तो 0 माइनस 0 ओवर के, तो ये भी 0। अब सारी टर्म 0 ही आई है, तो CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई होती है, हमें दिख गई कि डेल u ओवर डेल x इक्वल है डेल v ओवर डेल y के, क्योंकि 0 0। और डेल u ओवर डेल y जो है वो हमारे इक्वल है माइनस डेल v ओवर डेल x के, क्योंकि ये भी दोनों 0 0 है, तो CR इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि CR इक्वेशन सेटिस्फाइड। CR इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड है। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे एट ओरिजिन पे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें यही बोला गया है कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है लेकिन f डैश 0 एग्जिस्ट नहीं करता, ये इसलिए फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो शो करो कि f डैश 0 एग्जिस्ट नहीं करता और CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई करता है। अब f डैश 0 के लिए हम भी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो f डैश z। f डैश z की वैल्यू हमारी होगी यहाँ पे लिमिट z अप्रोचिंग टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 ओवर जेड। तो एफ, ये ओरिजिन पे चेक करने का फॉर्मूला है हमारा एफ डैश जेड। तो क्या हो गया, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 ओवर जेड और लिमिट जेड अप्रोचिंग टू 0 पे। तो इसमें हम वैल्यूज अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एफ डैश 0 के लिए। तो ये एफ डैश 0 हो गया हमारा लिमिट z अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ 0 ओवर z। तो z अप्रोचिंग टू 0 का हम हमारा जो फंक्शन है वो x और y के टर्म्स में है, तो यानी x कॉमा वाई टेंडिंग टू 0, तभी z 0 होता है। तो एफ जेड जो हमें यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ जेड इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2 टाइम्स एक्स वाई एक्स प्लस आई वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अब एफ जेड की जगह आ गया 2 टाइम्स एक्स वाई एक्स प्लस आई वाई
ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एफ जीरो हमें क्वेश्चन में जीरो दे रखा है ओवर जेड, तो ओवर जेड की वैल्यू होती है हमारी एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ से एक्स प्लस आई वाई कैंसिल आउट। तो हमें अब क्या निकालना है, लिमिट एक्स कॉमा वाई अप्रोचिंग टू जीरो 2 टाइम्स एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात सुनने के लिए है, तो वो होती है कि अगर डिफरेंशिएबिलिटी पाथ पे है, वो डिपेंड नहीं करता है, यानी डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। तो यहाँ पे इसका मतलब है हम कोई भी यहाँ से पाथ ले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, तो वो वैल्यू यूनिक आनी चाहिए हर पॉइंट पे। तो अगर हमें प्रूव करना है कि ओरिजिन पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम कोई दो पाथ लेंगे और दोनों पे वैल्यू उसकी यूनिक नहीं होगी, यानी वो डिफरेंट होगी, तो इससे हम प्रूव हो जाएगा कि वो डिफरेंशिएबल है ही नहीं, क्योंकि पाथ चेंज करने पे वैल्यू चेंज हो रही है, वरना यूनिक आती, हर पॉइंट पे यूनिक आनी होती है, तभी वो डिफरेंशिएबल होता है। तो दो पॉइंट पे हमने दिखा दिया यूनिक नहीं है, यानी डिफरेंशिएबल है ही नहीं। अब वो दो पॉइंट्स कौन कौन से लेंगे, तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो सेम है, तो इसके लिए एक अलग ट्रिक है, और अगर डिफरेंट होती है तो उसके लिए अलग ट्रिक है। मैं आपको यहाँ पे दोनों ट्रिक बताऊंगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिग्री सेम है, 2 2 2। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम लेते हैं लेट y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स पुट कर देंगे, और y को x के टर्म में लिया है, तो लिमिट भी सिर्फ किसकी रहेगी, x अप्रोचिंग टू जीरो, y की जगह एम एक्स रख देंगे। तो 2x इंटू वाई की जगह एम एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई की जगह फिर एम एक्स, यानी एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। तो ये हो गया 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर एम, नीचे से भी हमने एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस एम स्क्वेयर। तो ये एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट, बचा सिर्फ 2 एम ओवर 1 प्लस एम स्क्वेयर। अब यहाँ लिमिट देखिए हमारी एक्स अप्रोचिंग टू जीरो है, एक्स यहाँ से हट चुका है, तो इसकी वैल्यू 2m ओवर 1 प्लस एम स्क्वेयर आई है। अब y इक्वल टू एम एक्स है, तो m की वैल्यू चलती रहेगी 1 से ऑनवर्ड, 1 2 3 अब m की वैल्यू जब 1 2 3 चेंज होगी, तो यहाँ पे जो ये लिमिट है वो भी चेंज होता रहेगा। 1 पे m की वैल्यू 1 पे हो जाएगा 2 ओवर 2 1, m की वैल्यू 2 पे कुछ चेंज होगा, तो ये वैल्यू यूनिक नहीं रह गई है। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिग्री जो है हमारी सेम है, तो y इक्वल टू एम एक्स करके हमेशा m की टर्म में आ जाएगा, और हम दिखा देंगे m की वैल्यू चेंज होने पे ये यूनिक तो है ही नहीं, यूनिक नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है यहाँ पे। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि सीयर इक्वेशन सेटिस्फाई आ गया, और एफ डैश जीरो यानी ओरिजिन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये तो हो गया, मैंने बता दिया अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री अलग है तो कौन सा स्टेप फॉलो करना है। तो ये एक हमें फंक्शन दे रखा है, इसमें हम एफ जेड है और एफ ओरिजिन पे ही हमसे मांगा है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का इसका फॉर्मूला होगा एफ डैश जीरो का एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो ओवर जेड। तो एफ जेड तो यही टर्म हो गई हमारी एक्स स्क्वेयर वाई 5 ओवर एक्स 4 प्लस वाई 10, और यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई ओवर जेड भी एक्स प्लस आई वाई, तो मैंने पहले ही कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पे लिमिट एक्स कॉमा वाई अप्रोचिंग टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री अलग अलग है, यहाँ पे टोटल देखा जाए 7, यहाँ पे 4 10 सब अलग है। तो यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स वाला फिर काम नहीं करेगी। अब क्या करना है, पहला पार्ट ले लो, लेट y इक्वल्स टू एक्स, पहला हमेशा ये ले लीजिए, दोनों के इक्वल रख दीजिए। तो लिमिट सिर्फ x की बची, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, y की जगह x रखेंगे, तो ये जाएगा x टू द पावर 7, और नीचे x टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 10, तो नीचे से x टू द पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 बचेगा, तो ये कैंसिल होकर बचेगा सिर्फ एक्स क्यूब। अब एक्स जीरो रखने पे ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि ऊपर एक्स क्यूब है नीचे बचेगा 1, तो जीरो आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट जो लेना है वो थोड़ा ट्रिकी होता है, वो होता है जैसे एक्स की टर्म दिख रही है एक्स टू एक्स स्क्वेयर है, वाई की टर्म दिख रही है वाई टू द पावर 5 है, तो इन दोनों को ही इक्वल रख दीजिए। सेकेंड हमारा हो गया लेट एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू वाई 5, तो लिमिट बचेगी अब सिर्फ
वाई की, वाई अप्रोचिंग टू 0 पे, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर की जगह वाई 5, तो वाई 5 इंटू वाई 5 ये हो जाएगा वाई 10 ओवर एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर है देखा जाए तो वाई 5 का होल स्क्वेयर हो जाएगा वाई टू द पावर 10 प्लस वाई टू द पावर 10, तो ये हो गया वाई टू द पावर 10 ओवर 2 टाइम्स वाई टू द पावर 10, और ये बच गया सिर्फ 1/2। तो पाथ चेंज करने पे यहाँ पे 0 आ रहा था, यहाँ पे 1/2, पाथ चेंज करने पे यहाँ पे फिर से डिफरेंट आया, तो एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। बाकी सी आर इक्वेशन आप पिछले क्वेश्चन की तरह आप दिखा सकते हैं कि सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये थी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री अलग अलग है तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।